हेलो टू ऑल ऑफ यू बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस क्लास में। मैं आपका केडी सर एक बार फिर से आपके बीच में। तो बच्चों यहाँ पर आज का जो लेक्चर है बेटा वो है हमारा फैमिली है, अगली फैमिली जो हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर वीडियो में। तो इसमें हम लोग आज जो पर्टिकुलर फैमिली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रूटेसी फैमिली है आपकी। तो रूटेसी फैमिली को हम ऑरेंज फैमिली भी कहते हैं। तो इस फैमिली को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बेटा। तो फैमिली रूटेसी की अगर बात करें बेटा तो इसको ऑरेंज फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या सिट्रस फैमिली भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस फैमिली में ये एक प्रकार का ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है और इससे फ्रूट्स प्राप्त किए जाते हैं। और संतरा कौन नहीं खाता है, ऑरेंज कौन नहीं खाता है, तो सीधी सी बात है, इसलिए इस फैमिली का नाम भी ऑरेंज फैमिली के नाम से रखा गया है। अब अगर हम इस फैमिली की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर इस फैमिली में 160 जनरल शामिल किए गए हैं और इस फैमिली में 2070 के करीब जो है यहाँ पर स्पीशीज इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, शामिल की गई हैं, ठीक है। और अगर हम इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आमतौर पर अगर देखें तो ये छोटे पौधे होते हैं और छोटे पौधों से लेकर ये झाड़ीदार वृक्ष या झाड़ीदार पौधों की तरह ये दिखने वाले प्लांट्स होते हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। अच्छा सर, इसकी कुछ स्पेशलिटी बताइए, क्या विशिष्टता है इस फैमिली की, स्कूल की क्या विशिष्टता है। तो विशिष्टता की बात करें तो इनकी जो पत्तियां होती हैं इनकी पत्तियों से सुगंध आती रहती है, यानी मैंने लिख भी रखा है लीव्स एरोमेटिक होती हैं क्योंकि इनमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग रूटेसी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो रूटेसी फैमिली को आप ऑरेंज फैमिली भी बोल सकते हैं, सिट्रस फैमिली भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए आप थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इस फैमिली के कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कॉमनली हैं, कह सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर लिए, हालांकि बहुत सारे हैं कॉमन प्लांट्स, लेकिन मैंने कुछ प्लांट्स लिए जो कि आपने देखे होंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा है कि सिट्रस फ्रूट के लिए उगाया जाता है। सीधी सी बात है कि सिट्रस जो होता है, सिट्रस में ऑरेंज की बात करते हैं सर, ठीक है। ऑरेंज कॉमनली, ऑरेंज जो है, ऑरेंज एक प्रकार का नहीं होता है, दो तीन प्रकार के होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कह सकते हैं। तो ऑरेंज जो है वो फ्रूट के लिए उगाया जाता है, ठीक है, हम लोग सेवन करते हैं उनका, ठीक है। अच्छा सर, आगे देखते हैं। तो ऑरेंज सिट्रस फैमिली इसीलिए कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर सिट्रस को ही उगाया जाता है। और अगर हम देखें तो, ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला एक प्लांट है जिसको सिट्रस कह रहे हैं हम लोग। सिट्रस एक जीनस है, कह सकते हैं, तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं, ठीक है, इस फैमिली से रिलेटेड कह सकते हैं। सिट्रस की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं एगिल। एगिल क्या होता है सर? एगिल को हम बेल भी बोलते हैं, बेल। और बेल आप जानते हैं कि बेल के जो पत्ते होते हैं, लीव्स जो होती हैं, उनको हम पूजा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लॉर्ड शिवा यानी जो भगवान शिव हैं, या तो उनकी पूजा करते हैं लोग, ठीक है। तो इसके पत्तों का जो यूज है वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा में यूज किया जाता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। और जो बेल है उसका इस्तेमाल अलग अलग दवाइयों में किया जाता है और फल के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और प्लांट है मुर्राया। मुर्राया के जो पत्ते होते हैं, उसकी जो जड़ होती है, उसकी जो छाल जो होती है, उसको हम करी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब करी में स्वाद देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें हम स्वाद, फ्लेवर लाने के लिए जो है मुर्राया के पत्तों को, जड़ों को और बार को जो है यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्लेवर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुर्राया के पत्तों या रूट्स या बार्क को, ठीक है। फिर एक और प्लांट है रूटा। रूटा एक ऐसा प्लांट है जो कि एक एरोमेटिक प्लांट है। एरोमेटिक मतलब सुगंधित प्लांट है, और इसलिए हम लोग इसे गार्डन वगैरह में भी लगाते हैं, ठीक है। तो रूटा, ये कुछ मैंने कॉमनली प्लांट्स की बात की, ठीक है, सिट्रस, एगल, मुर्राया, रूटा, ठीक है। हालांकि बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये 4 ही प्लांट हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए इस रूटेसी फैमिली के हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि ये इस फैमिली का वितरण जो है, यानी इस फैमिली के मेंबर्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वितरण की अगर बात करें बच्चा, तो वितरण की बात करते हैं तो इस फैमिली को ऑरेंज फैमिली भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑरेंज को ही इस फैमिली के अंदर उगाया जाता है और बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, याद रखिए।
ठीक है, संतरे की फैमिली या नारंगी फैमिली भी बोल सकते हैं आप इसको। कह रहा जिसमें में इंडिया में 71 स्पीशीज, कितनी बेटा, 71 स्पीशीज की बात करें तो 71 स्पीशीज इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, याद रखिए, रूटेसी फैमिली की, याद रखिए, ठीक। फिर लिखा है इसके मेंबर्स ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, यानी इसके जो मेंबर्स हैं वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं, याद रखिए, ठीक है। यानी हम कहेंगे हिंदी में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कह सकते हैं, इन क्षेत्रों में ये ज्यादातर उगते हैं, यानी जहां पर गर्माहट होती है वहां पर भी उगेंगे और जहां पर ठंड पड़ती है सबसे ज्यादा वहां पर भी उगेंगे, यानी दोनों क्षेत्रों में ये उगते हैं, याद रखिए। मैंने यहाँ पे लिख रखा है साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी ये जो सिट्रस अर्थात हम कह रहे हैं सिट्रस फैमिली अर्थात रूटेसी फैमिली के मेंबर्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर उगाए जाते हैं, ठीक, इनके प्लांट्स जो होते हैं, ठीक। अच्छा, आगे बात करते हैं जरा इनके मेंबर्स वार्म मॉडरेट क्लाइमेट्स में जनरली ग्रो करते हैं, यानी यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर गर्माहट ज्यादा रहती है या मध्यम जलवायु रहती है वहां पर ये ज्यादातर उगते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, इनके जो मेंबर्स होते हैं। फिर मैंने लिखा है इंडिया में सिट्रस यानी ऑरेंज की प्रजातियां एगिल बोल सकते हैं, बेल बोलते हैं ना इसको, और फिरोनिया एंड कामामुराया और रूटा, ये ज्यादातर प्लांट जो है उगाए जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर, देखने को ज्यादातर मिलते हैं, याद रखिए, ठीक है। हालांकि बहुत सारे इंडिया के अंदर है, एक नहीं है, बहुत सारी, लेकिन ये कॉमनली है, आपने इनको देखा भी होगा, ठीक है। सिट्रस ऑरेंज भी देखा होगा, एगल भी देखा होगा, फिरोनिया भी देखा होगा, मुराया भी देखा होगा, रूटा भी देखा होगा, ये ज्यादातर उगने वाले प्लांट है जो कि आपके आस पड़ोस में होते हैं ज्यादातर, ठीक। अच्छा सर, रूटेसी फैमिली में हम लोग पर्टिकुलर किस प्लांट का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, किस प्लांट का हम यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफाइन करेंगे या उसका फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएंगे, किसका है ये, तो हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली एक जीनस सिट्रस को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, यानी संतरे को, यानी जो संतरा जो जीनस है यानी सिट्रस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिट्रस ओरिएंटिनम जो कि ये एक प्रकार का खट्टा ऑरेंज है, ये सोर ऑरेंज भी बोल सकते हैं इसको आप, सोर ऑरेंज का मतलब है कि खट्टा ऑरेंज यानी खट्टा संतरा कह सकते हैं। तो सिट्रस ओरिएंटिनम नाम की जो स्पीशीज है, ओरिएंटिनम नाम की संतरे की, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन को देखेंगे, फिर इसके जो भी कैरेक्टर्स हैं, फ्लोरल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर, उनको भी देखेंगे, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद इस फैमिली के हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं सिट्रस ओरिएंटिनम का क्या सिस्टमैटिक पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिट्रस ओरिएंटिनम की सिस्टमैटिक पोजीशन डिवीजन पेनरोगेम्स में रखा गया है, और क्लास है डाइकोटिलेडनी, डाइकोट प्लांट है ये। सब क्लास है पॉलीपेटली, पेटल्स इसमें फ्री होंगे, यानी अगर इनके फ्लावर की बात करें। सीरीज है डिस्की फ्लोरी, यानी जो थैलेमस होगा वो डिस्क शेप्ड होगा, यहाँ पर कह सकते हैं इसके अंदर। ऑर्डर है जेरानियल्स, ठीक है, ऑर्डर है जेरानियल्स, और फैमिली हम लोग पर्टिकुलर कौन सी पढ़ रहे हैं, फैमिली कौन सी पढ़ रहे हैं, रूटेसी। और हम लोग जीनस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, सिट्रस, ठीक है, जीनस लिखना चाहे जीनस भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया प्लांट्स का सिट्रस ओरिएंटिनम का जो यहाँ पर हमने सिस्टमैटिक पोजीशन देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसके कैरेक्टर्स के बारे में, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी समझेंगे पर्टिकुलर प्लांट्स, जैसे हमने पुराने प्लांट्स मालवेसी और आपको हमने रेनुनकुलेसी पढ़ाया था, उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर को समझाया था, उसी तरीके से इसके भी समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हैबिट की बात करें तो ये स्मॉल ट्री होता है या स्मॉल श्रब भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल श्रब भी लिख सकते हैं, श्रब या ट्री आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट्स क्लियर। यहाँ पर श्रब भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हैबिट कैसा है, स्मॉल ट्री या श्रब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एनुअल टू पेरिनियल तक हो सकता है ये, एनुअल टू पेरिनियल, ठीक है, एक वर्षीय से लेकर बहुवर्षीय तक प्लांट्स होता है ये। और अगर हम रूट्स की बात करें तो इसमें टैप रूट पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है, ठीक है। स्टेम की बात करें तो स्टेम सॉलिड होता है, अर्थात इरेक्ट होगा, यानी भूमि पर सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में इरेक्ट लिख दिया है, सॉलिड मतलब मजबूत है, इरेक्ट मतलब उच्छीर से, यानी भूमि पर सीधा खड़ा रहेगा, क्योंकि भाई इसमें वुड पाया जा रहा है।
स्टेम की बात करें सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल यहाँ पर टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। बॉडी है, बॉडी मतलब लकड़ीदार है, यानी कास्ट पाई जा रही है, लकड़ी पाई जा रही है, इसलिए बॉडी लिख दिया है। और लिख दिया हमने ब्रांच्ड। ब्रांच्ड मतलब क्यों लिखा है सर? क्योंकि ये शाखित है, कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं लीव्स। लीव्स कैसी होंगी इस सिट्रस की मेंबर्स में? इसकी जो पत्तियां होंगी कैसी होंगी? अल्टरनेट वे में होंगी। अल्टरनेट समझते हैं, यानी एकांतर क्रम में पत्तियां लगी होंगी। एक जैसे मान ली यहाँ पर लगी है, तो एक इस तरीके से लगी, इस तरीके से, यानी एक के बाद एक जो है एकांतर क्रम में जो है पत्तियों का अरेंजमेंट यहाँ पर देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो यहाँ पर पत्तियों का जो विन्यास है वो अल्टरनेट टाइप का है, कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है पेटियोलेटेड, यानी पत्तियों के अंदर डंठल भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है सर? पत्तियों के अंदर डंठल भी प्रेजेंट है, यानी स्टाक बोलते हैं ना डंठल को। और स्टाक को हम इसकी भाषा में हम लोग बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल को बोलते हैं संवृंत या डंठल कह सकते हैं। तो पेटियोल या स्टाक बात एक ही है, लेकिन और जिन पत्तियों के अंदर पेटियोल यानी डंठल प्रेजेंट होता है उनको आप पेटियोलेटेड कहेंगे, और जिन पत्तियों में पेटियोल नहीं होता अर्थात डंठल नहीं होता है पत्ती का, उसको आप सेसाइल लीफ कहेंगे। क्या कहेंगे? सेसाइल लीफ। लेकिन यहाँ पर सेसाइल नहीं बोलेंगे। सेसाइल क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो डंठल पाया जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया है पेटियोलेटेड। उसके बाद मैंने लिखा है स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड क्या होता है सर? मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि पत्ती के पास में कुछ छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। अनुपर्ण, अनुमाने पर्ण, अनुमाने लगा हुआ, पर्ण माने पर्ण, यानी पत्ती से लगा हुआ एक संरचना, एक स्ट्रक्चर, जिसको आप स्टिप्यूल के नाम से जानेंगे। तो जिन पत्तियों में स्टिप्यूल पाया जाता है, जिन पत्तियों में पाया जाएगा उसको बोलेंगे स्टिपुलेटेड। जिन पत्तियों में पाया जाएगा उनको स्टिपुलेटेड बोलेंगे, और जिन पत्तियों में नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक्सटिपुलेटेड। एक्सटिपुलेटेड। तो यहाँ पर सर पाया जा रहा है, तो यहाँ पर जब पाया जा रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि जब यहाँ पर पाया जा रहा है तो यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर स्टिप्यूल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करेंगे स्टिपुलेटेड। ठीक, समझ में आ गई बात इतनी? तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करेंगे स्टिपुलेटेड, क्योंकि स्टिप्यूल प्रेजेंट है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। खैर, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। मैंने फिर लिखा रेटिकुलेट वेनेशन, यानी पत्ती में जो बेन्स पाई जा रही हैं। भाई पत्ती होती है, पत्ती पत्ती ये पत्ती है, पत्ती में जो बेन्स जो होती हैं वो यहाँ पर किस तरीके से अरेंज रहेंगी? जाली के रूप में, यानी नेट लाइक फॉर्म में, इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हैं बेन्स जो हैं, सिराएं जो हैं पत्तियों की, इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, यानी जालिका वत सिरा विन्यास, यानी सिराओं का जो अरेंजमेंट है, बेन्स का जो अरेंजमेंट है वो जाली के समान है, नेट लाइक है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। तो पत्तियों में वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट टाइप का। ठीक है, चलिए लीव्स तक यहाँ पर कवर कर लिया। तो ये कुछ हमने यहाँ पर वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करी इस प्लांट की, यानी सिट्रस प्लांट की। ठीक है, तो सिट्रस ऑरेंटिनम जो स्पीशीज है संतरे की, कह सकते हैं, खट्टे होते हैं ये। अब देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम भी मैंने बताया था कि पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पक्रम का मतलब होता है कि पुष्पों का गुच्छा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो आप कहेंगे कि पुष्पाक्ष पर पुष्पों का क्रम ही पुष्पक्रम कहलाता है, अर्थात द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर्स का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पर किस तरीके से है? ये फ्लोरल एक्सिस है, ये फ्लोरल एक्सिस है, यानी पुष्पाक्ष है, और इसके ऊपर किस तरीके से फ्लावर जो है अरेंज है, तो ये शो करता है। इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट जो होता है पुष्प के गुच्छे का, उसी को पुष्पक्रम कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर होता है वो सोलिटरी एक्सिलरी, यानी एक ही फ्लावर पाया जाएगा कक्षों में, कह सकते हैं। जैसे कि इस कक्ष में देखिए केवल एक फ्लावर पाया जा रहा है, इस कक्ष में देखिए एक फ्लावर पाया जा रहा है। तो यानी एक एक कंडीशन पे यहाँ पर कह सकते हैं सोलिटरी एक्सिलरी मैंने लिखा है। सोलिटरी माने अकेला, एकल, और यहाँ पर एक ही ग्रुप में पाया जा रहा है। देखिए अलग अलग पाया जा रहे हैं, गुच्छे में नहीं है ना, अलग अलग है।
तो यहाँ पर कहेंगे एकल कक्षस्थ, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करेंगे, यानी सोलिटरी एक्सिलरी। तो जब ऐसी कंडीशन हो तब इसके लिए सोलिटरी एक्सिलरी शब्द इस्तेमाल कर देंगे। या हम स्मॉल साइन टाइप से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं शब्द यहाँ पर, क्योंकि ये साइमोस टाइप की ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती हैं। हालांकि फ्लावर गुच्छे में नहीं है तो इसको हम पुष्पक्रम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इतना कवर हो गया कि सोलिटरी एक्सिलरी टाइप का यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम पाया जा रहा है। अब हम लोग फाइनली फ्लावर की बात कर लेते हैं कि इसमें इसके मेंबर्स में फ्लावर्स यानी जो सिट्रस मेंबर है, सिट्रस ऑरेंटिनम जो कि फैमिली रुटेसी का मेंबर है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये लिखा है पहला कंप्लीट फ्लावर के केस में, और ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिखेंगे। कंप्लीट क्यों लिखा है सर? कंप्लीट इसलिए लिखा है, कंप्लीट का मतलब है कि इसमें चारों चक्र पाए जा रहे हैं, अर्थात चारों वर्ल पाए जा रहे हैं, 4 वर्ल प्रेजेंट है, यानी एंड्रोशियम, गायनोशियम, कैलिक्स, करोला, यानी ऑल ओवर जितने भी स्ट्रक्चर होने चाहिए एक फ्लावर के अंदर वो सब पाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कंप्लीट। ठीक, उसके बाद मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया पेडिसिलेट। ये पेडिसिलेट क्यों लिखा है सर? क्योंकि इसके फ्लावर्स में डंठल प्रेजेंट है, फ्लावर्स में डंठल पाया जा रहा है। भाई फ्लावर्स देखिए ना आप, फ्लावर दिख रहा है ना, फ्लावर्स में क्या है, स्टाक प्रेजेंट है, और फ्लावर के स्टाक को हम पेडिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। और पेडिसिल माने डंठल कह सकते हैं, यानी तो फ्लावर का डंठल है सर। अब जब फ्लावर का डंठल है तो सीधी सी बात है कि ऐसे फ्लावर को आप बोलेंगे पेडिसिलेट। क्या बोलेंगे? पेडिसिलेट। तो पेडिसिलेट शब्द कब इस्तेमाल करेंगे? जब फ्लावर में डंठल पाया जा रहा हो। ठीक है, और मोस्टली सभी फ्लावर में पेडिसिल्स पाया जाता है, याद रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो पेडिसिलेट शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर सब्रंती बोलेंगे, साब्रंती हिंदी में, यानी कि इन्हें डंठल पाया जा रहा है, सब्रंत। ठीक है, हाइपोगाइनस शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यानी यहाँ पर जो ओवरी की पोजीशन है, यानी जो ओवरी की पोजीशन है सर वो कैसी है? सुपीरियर टाइप की पाई जा रही है। यानी जब ओवरी की पोजीशन सुपीरियर टाइप की हो तब आप यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करेंगे सुपीरियर ओवरी, या ऐसे फ्लावर को आप हाइपोगाइनस फ्लावर कहेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस फ्लावर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए। या आप इसको जायांग धर भी बोल सकते हो, जायांग धर भी आप इसको हिंदी बोल सकते हो। एक स्ट्रक्चर और होता है सर, यहाँ पर फ्लावर के केस में छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर्स भी फ्लावर के नीचे यहाँ इस तरीके से अरेंज रहती है। हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती है फ्लावर के पास में, और उन छोटी पत्तियों को आप बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। ब्रैक्ट माने सहपत्र, सहपत्र बोलते हैं इसको। तो जिन फ्लावर्स के पास में ये छोटी छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर, जैसे पत्तियों, जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है ना, पत्ती में पाए जा रहे थे अनुपर्ण, यानी जिसको आप स्टिप्यूल कह रहे थे, स्टिपुलेटेड शब्द इस्तेमाल किया था। यहाँ पर क्या हुआ? फ्लावर के पास में छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर पाई जा रही है। तो जिन पत्तियों में ब्रैक्ट पाया जाता है, यानी ये छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उन्हें आप ब्रैक्टिएट कहेंगे, ब्रैक्टिएट कहेंगे। और जिन फ्लावर के पास में ये छोटी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती उसको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल करेंगे, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। तो इसमें पाया जा रहा है इसलिए मैंने वहां पर लिख रखा है वहां पर लिख रखा है ब्रैक्टिएट। ठीक है, इतनी बात ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर मैंने लिख रखा है ब्रैक्टिएट। ठीक है, और हाइपोगाइनस समझा ही दिया। हाइपोगाइनस का मतलब है कि ओवरी की पोजीशन ऊपर की ओर है, सुपीरियर है, याद रखें। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर व्हाइट या पिंकिश पिंकिश कलर का होता है, याद रखिए, और हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है एक ही फ्लावर के अंदर, यानी मेल और फीमेल, अर्थात एंड्रोशियम गायनोशियम पाया जा रहा है। और फ्लावर की बात करें तो फ्लावर की जो सिमेट्री होती है, फ्लावर की जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? एक्ट्रोमार्फिक होती है। एक्ट्रोमार्फिक मतलब त्रिज्या समित, यानी त्रिज्या से आप उसको बराबर बराबर हिस्सों में तरीके से बांट सकते हैं। तो जब ऐसी सिमेट्री हो तो उसको बोलेंगे एक्ट्रोमार्फिक सिमेट्री। क्या बोलेंगे? एक्ट्रोमार्फिक सिमेट्री। और 5 पेटर्न्स होती हैं यहाँ पर, याद रखिए। नहीं होती है, 5 होती है, लोग ध्यान दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए ये फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है, तो ऐसी जो पंखुड़ियाँ हैं वो 5 होती हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ, लेकिन तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी आप उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी आप। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई कि
एक्ट्रोमार्फिक क्या होता है? एक्ट्रोमार्फिक समझ गए, त्रिज्या समित, यानी सिमेट्री के बेस पर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करिए जाते हैं। सिमेट्री कैसी है? एक्ट्रोमार्फिक। ठीक है, सिमेट्री कैसी है? एक्ट्रोमार्फिक, यानी फ्लावर को हम सेंट्रल पॉइंट से बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, याद रखें। ठीक है, अब देखते हैं, फ्लावर तो हमने बात कर लिया। फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं ना, जिसमें कि वर्ल आते हैं, जिसमें कैलिक्स आता है पहला। कैलिक्स यानी द ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड एज कैलिक्स, आप जानते हैं इसको। बाह्य दलपुंज भी हिंदी में कहा कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें कितने कैलिक्स होते हैं? सेपल कितने होते हैं? 5। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 सेपल। इस तरीके से आपको भी एग्जाम में लिखना है, यानी फैमिली पर्टिकुलर अगर पूछी जाए तो 5 सेपल्स। अच्छा, ये जो जो आपके कैलिक्स हैं, कैलिक्स में जो सेपल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर देखेंगे डायग्राम में तब समझ में आएगा। देखिए ये जो कैलिक्स है, देखिए सर कहाँ पर है कैलिक्स सर? ये तो पंखुड़ियां हो गई, ये पेटल्स हो गई, इनकी बात नहीं कर रही। ये तो कोरोला होता है। आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स में छोटी छोटी पत्तियां हैं, इसको सेपल बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल कॉल्ड एज कैलिक्स, इसलिए इसको कहा जाता है, याद रखिए। तो कहने का अर्थ ये, यहाँ पर हम क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? गैमोसिपेलस, यानी यहाँ पर जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड कंडीशन में है। सेपल्स फ्यूज्ड, फ्यूज्ड माने संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं। तो जब सेपल जुड़े हुए हों तब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करते हैं गैमोसिपेलस। गैमो माने जुड़ा हुआ, सेपल माने सेपल, यानी सेपल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एंड इंफीरियर सेपल्स, और सेपल नीचे की ओर है। ठीक, इंफीरियर सेपल। उसके बाद यहाँ पर एस्टिवेशन की बात करते हैं। एस्टिवेशन मैंने कल भी बताया था, यानी पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है। एस्टिवेशन का मतलब होता है पुष्प दल विन्यास। हमने आपको बताया था पुष्प दल विन्यास, पुष्प दल विन्यास। ठीक है, एस्टिवेशन शब्द कैसे आप डिफाइन करेंगे? एस्टिवेशन को बोलते हैं पुष्प दल विन्यास, यानी जो सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, का अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स कॉल्ड एज एस्टिवेशन, या तो आप क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज एस्टिवेशन। ये आपके लिए अलग से ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एस्टिवेशन। तो यहाँ पर जो एस्टिवेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्विंक्विंशियल टाइप का यहाँ पर क्या होता है? एस्टिवेशन पाया जाता है। क्विंक्विंशियल टाइप का एस्टिवेशन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है क्विंक्विंशियल में? इसमें दो सेपल्स जो होते हैं वो बाहर की ओर निकले रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम देखेंगे, ये सेपल्स हैं, यानी दोनों यहाँ पर देखिए ये। तो सेपल्स के दो जो सेपल होते हैं ना, वो दोनों बाहर की ओर होते हैं, और दो सेपल्स अंदर की ओर। दो सेपल्स की जो कोरें होती है वो अंदर की ओर दबी होती हैं तरीके से, और एक की कोर अंदर होगी, एक की कोर बाहर होगी। जब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सेपल्स हैं, ये फ्लोरल डायग्राम होता है। ये हैं सेपल्स और ये हैं पेटल्स, पंखुड़ियाँ। फिर इसके अंदर है स्टेमेंस, फिर इसके अंदर है कार्पेल, याद रखिए। इस तरीके से मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि कौन सा एस्टिमेशन पाया जा रहा है? क्विंक्विंशियल टाइप का। ठीक है, टू इन टू आउट, इस तरीके से आप यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। दो सेपल्स जो होंगी वो बाहर की ओर होंगी, दोनों कोरें उसकी, और दो जो सेपल्स होंगी उनकी कोरें अंदर की ओर दबी होंगी। ठीक, जब ऐसी कंडीशन हो इसको क्विंक्विंशियल कहेंगे, या एम्ब्रिकेट भी बोल सकते हैं आप इसको, कोर छादी कह सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। कोरोला की बात करते हैं। कोरोला क्या होता है? द ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड एज कोरोला। ये भी आपको पता है। पंखुड़ियों की बात करें तो 5 पंखुड़ियां हैं, 5 पंखुड़ियां हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, जैसे फ्लोरल डायग्राम में देखिए, ये पंखुड़ियां, ये पंखुड़ियों को शो किया, ये पंखुड़ियां हैं 1 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। और इनकी जो कंडीशन देखिए, इनकी एक जो कोर है वो दबी हुई है, और एक, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए, एक की जो एक सेपल की, सॉरी, एक पेटल की दोनों कोरें अंदर की ओर दबी हुई हैं, और बाकी की जो है एक दूसरे से दबी हुई हैं। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर जो एस्टिवेशन है, और एक बिल्कुल खुला हुआ है, तो यानी कह सकते हैं 1 इन एंड 1 आउट, इस तरीके से। और बाकी उसी कंडीशन में, जैसे कि मैंने अभी बताया था कैलिक्स के केस में,
तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। कैसा एस्टिवेशन है? इम्ब्रिकेट। कोर छादी यानी कोरें यहाँ पर एक दूसरे से दबी हुई हैं इस तरीके से यानी कोरे जो हैं एक दूसरे से दबी हुई हैं, वैसी कंडीशन हो तो इम्ब्रिकेट या क्विनकुंशियल इसको भी आप बोल सकते हो। अच्छा, एंड्रूशियम की बात करते हैं। एंड्रूशियम की बात करते हैं और हाँ एक बात सुनिए, कोरोला के केस में पॉलीपेटल्स लिखा हुआ है, यानी पेटल्स जो हैं वो फ्री हैं। पेटल्स जब फ्री हों यानी स्वतंत्र हों, फ्री पेटल्स का मतलब है फ्री पेटल्स। फ्री पेटल्स का मतलब है कि पेटल्स आपस में जुड़ी नहीं है, अलग अलग है। पेटल्स अलग अलग है, देखिए ये पेटल देखिए अलग है, जुड़ी थोड़ी है ना। तो जब जुड़ी होंगी तब यहाँ पर गैमोपेटलस शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर खुली हैं तो यहाँ पर पॉलीपेटलस। और एरोमेटिक यानी सुगंध भी आती है पंखुड़ियों से, याद रखिए। और ये व्हाइट कलर का फ्लावर हो सकता है, पंखुड़ियों को कलर जो है। एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम में स्टेमेन देखेंगे तो असंख्य बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टेमेन्स पाए जाएंगे। इंडेफिनिट स्टेमेन लिख दिया। पॉलीडेल्फस। पॉलीडेल्फस मतलब, पॉलीडेल्फस का मतलब है कि बहुत सारे बंडल्स पाए जाते हैं स्टेमेंस के। और लिखा है बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो है स्टेमेन के बेस से जो है फिलामेंट जुड़ा हुआ है। ये फिलामेंट है एंथर। एंथर में जो फिलामेंट जो है वो बेस से जुड़ा हुआ है, आधार ये बेस है एंथर का। तो जब बेस से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे बेसी फिक्स्ड, याद रखिए। डॉर्सल टाइप से जुड़ा होता, डॉर्सल साइड से एंथर से फिलामेंट, तब डोर्सी फिक्स्ड बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एंड्रोशियम में हम लोग स्टेमेन स्पेशली देखते हैं। गार्निशियम की बात करते हैं। गार्निशियम में क्या देखेंगे भाई? फीमेल पार्ट है तो यहाँ पर कार्पेल देखेंगे, अंडक देखेंगे। तो यहाँ पर कार्पेल कितने होते हैं? तो कार्पेल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है पॉलीकार्पेलरी। एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, मल्टी कार्पेलरी भी, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने लिखा है सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब यहाँ पर जो कार्पेल हैं, जो जितने भी कार्पेल्स पाए जा रहे हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड मतलब जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो जब कार्पेल फ्यूज हो तब इसको इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं सिन कार्पस। अगर मान लीजिए कार्पेल्स अलग अलग होते, सेपरेटेड फॉर्म में होते, फ्री होते, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एपोकार्पस। एपोकार्पस, लेकिन यहाँ पर कैसा है? सिन कार्पस यानी जुड़े हुए हैं, तो एपोकार्पस शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, याद रखिए। अच्छा सर, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लेसेंटेशन देखिए कैसा है। ये जो प्लेसेंटा है जिस पर कि ओव्यूल लगे होते हैं ना, ठीक है, जिस पर सीड लगे होते हैं, कहने का अर्थ है यहाँ पर जो प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन टाइप का है। एक्साइल समझते हो? अक्षीय प्रकार का बीजांडन्यास कह सकते हैं। अक्षों पर यहाँ पर क्या है? प्लेसेंटा लगे हुए हैं, एक्सिस पर लगे हुए, कहने का अर्थ है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन कैल्शियम के। तो हमने यहाँ पर क्या कवर कर लिया? सारे के सारे कैरेक्टर कवर कर लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगला देखते हैं फ्रूट कैसा टाइप का होता है। फ्रूट जो होता है वो बेरी प्रकार का होता है, यानी जो फ्रूट आप खाते हैं ना, संतरा वगैरह, वो बेरी प्रकार का फ्रूट होता है। कैसा होता है? बेरी प्रकार का, याद रखिए। ये इस बात का ध्यान देना है सभी लोगों को, ठीक है। हाँ, तो बेरी प्रकार का यहाँ पर फ्रूट पाया जाता है, सभी लोग ध्यान दें, ठीक। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके फ्लोरल फार्मूला भी देखेंगे। फार्मूला कैसे लिखा जाता है? मैंने बताया था सिंबल्स के द्वारा लिखा जाता है, चिन्हों के द्वारा। तो ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो ब्रैक्ट जब प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर बी आर लिख देंगे। और ब्रैक्ट को देखेंगे सबसे पहले प्लांट में, फ्लोरल फार्मूला में ब्रैक्ट पाया जा रहा है नहीं, अगर नहीं पाया जा रहा तो यहाँ पर ई बी आर लिख देते, ई बी आर इस तरीके से, ठीक है, ई बी आर। अगर ना होता ब्रैक्ट तो, ठीक है, सहपत्र पाया जा रहा है फ्लावर के केस, यानी फ्लावर के पास में छोटी पत्तिनुमा स्ट्रक्चर्स हैं। सिमेट्री फिर देखते हैं, सिमेट्री कैसी है? एक्ट्रोमार्फिक, यानी आप फ्लावर को एक तल से नहीं बांट सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट से बराबर बराबर हिस्सों से बांट सकते हैं। जब सिमेट्री ऐसी हो, सिमेट्री ऐसी हो, तब आप कहेंगे एक्ट्रोमार्फिक सिमेट्री। तो एक्ट्रोमार्फिक के लिए ये वाला चिन्ह यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद फ्लावर कैसा देखेंगे? फ्लावर में सेक्स देखेंगे कि दोनों सेक्स हैं कि एक सेक्स है, यानी मेल मेल फीमेल दोनों पाया जा रहा है फ्लावर के केस में, या एक ही पाया जा रहा है, या वो मेल है या फिर फीमेल है। तो यहाँ पर दोनों है, सीधी सी बात है, यानी गार्निशियम और एंड्रोशियम दोनों पाया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से सिंबल बनाते हैं। मेल और फीमेल एक ही में मिक्स कर देते हैं इस सिंबल में, ठीक।
उसके बाद क्या देखेंगे, कैलिक्स देखेंगे। कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई कैलिक्स के केस में क्या देखेंगे, हम सेपल्स देखेंगे। ठीक है, तो सेपल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ये पांचों सेपल्स में अगर देखें तो पोजीशन कैसी है, सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, यानी गैमोसेपलस वहां पर लिखा था। अगर आप देखेंगे कैलिक्स के केस में, कैलिक्स के केस में देखिए भाई, मैंने अभी बताया था आपको, कहाँ गया, हाँ देखिए, ये देखिए कैलिक्स के केस में हमने क्या लिखा था, देखिए कहाँ गया, ये देखिए, मैंने लिखा था गैमोसेपैलस। गैमोसेपैलस शब्द जब भी इस्तेमाल करेंगे जब सेपल्स जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े हुए हैं तो मैंने 5 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सेपल्स जुड़े हुए हैं। तो के फॉर कैलिक्स, ठीक है, मतलब के फॉर का मतलब यहाँ पर के का सिंबल जो है यहाँ पर कैलिक्स के लिए लिया जाता है, सेपल्स के लिए, ठीक। उसके बाद सी 5 लिखा हुआ है, हमने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि सी का मतलब है कोरोला, ठीक है, और कोरोला में देखेंगे पेटल्स, तो इसकी सी की जड़ में हमने 5 पेटल्स लिख दिए। पेटल्स आपस में जुड़े नहीं है, अर्थात फ्री पेटल्स है, इसलिए मैंने 5 को केवल लिख दिया। यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 5 को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर पेटल्स फ्री है, यानी पॉलीपेटलस कंडीशन। फिर उसके बाद एंड्रोशियम देखेंगे, एंड्रोशियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड्रोशियम में हम लोग स्टेमन देखेंगे। तो स्टेमन की नंबर कितनी है, असंख्य है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेफिनिट का साइन बनाया है। ए के आगे इंडेफिनिट क्यों बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेमेंस है, ठीक है, असंख्य प्रकार के। उसके बाद जी बना हुआ है, जी का मतलब गार्निशियम, तो गार्निशियम के लिए जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या क्या देखेंगे सर, सबसे पहले कार्पेल देखेंगे। कार्पेल कितने हैं, पॉलीकार्पेली, इसलिए पॉली का मतलब बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर इंडेफिनिट का साइन बना दिया है। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने लिखा था सिन कार्पस, लिखा था ना वहां पर कार्पेल के केस में, देखिए गैनुशियम के केस में मैंने क्या लिखा था, सिन कार्पस। सिन कार्पस का मतलब फ्यूज्ड कार्पल, यानी कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडेफिनिट को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने एक और बात लिखी थी कि गैनुशियम में या फ्लावर में सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी, नहीं ओवरी की पोजीशन ऊपर की ओर है। जब ओवरी की पोजीशन ऊपर की ओर हो तो नीचे जी के नीचे इस तरीके से डंडा लगा देंगे। अगर मान लीजिए ओवरी की पोजीशन नीचे की ओर होती तो हम जी के ऊपर डंडा लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। इस तरीके से हम लोग फ्लोरल फार्मूला किसी भी फैमिली का मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है फ्लोरल डायग्राम, यानी पुष्पीय आरेख कैसे बनाएंगे। तो पुष्पीय आरेख को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं, ये जो है ये कैलिक्स को शो करता है, ये वाला आरेख, और ये कोरोला को शो करता है, और ये जो है स्टेमेंस को शो करता है, और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये जो है ये कार्पेल को शो। तो इस तरीके से आप फ्लोरल डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये कैलिक्स का अरेंजमेंट हो गया गुंशल टाइप का, और ये इम्ब्रिकेट टाइप का पेटल्स का अरेंजमेंट, अर्थात अर्थात कोरोला का अरेंजमेंट। यहाँ पर देखिए स्टेमेंस अलग अलग बंडल्स में पाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने पॉलीडल्फस वहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया। बाद ये कार्पेल्स असंख्य टाइप के हैं, और कार्पेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, बीच में देख सकते हैं कार्पेल्स हैं। तो ये फ्लोरल डायग्राम आप लोग बनाएंगे, जो भी फैमिली आप पर्टिकुलर फैमिली पढ़ रहे हैं उसका बनाएंगे, ठीक, समझ गए। और ये वाला डायग्राम बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा, कह सकते हैं। हालांकि इतना समय नहीं मिलता है, अगर समय मिले एग्जाम में तो ये बना लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, वरना फ्लोरल डायग्राम बना दीजिए और पूरा डिस्क्रिप्शन कर दीजिए प्लांट का, जैसे मैंने ये पूरा करा किया है, ठीक है, अ, उसी तरीके से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने बात कर ली रूटेसी फैमिली में सिट्रस की पूरे डिस्क्रिप्शन की बात कर ली, यानी पूरे हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर दे दिए, फ्लोरल कैरेक्टर दे दिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस फैमिली यानी रूटेसी फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, यानी आर्थिक महत्व क्या है, यानी कुल रूटेसी के आर्थिक महत्व। आर्थिक तरीके से देखा जाए तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिट्रस ओरिएंटिनम, जिसको आप सोर ऑरेंज भी कह सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, विटामिन सी की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, और इसका इस्तेमाल आप लोग फ्लेवर के फॉर्म में करते हैं, ठीक। सिट्रस सिनेंसिन, जो कि स्वीट ऑरेंज है, जिसको आप मौसम्बी के नाम से जानते हैं, और इसमें भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इससे
फ्लेवर के रूप में या इसका जूस भी आप लोग पीते हैं। उसी के साथ-साथ इसे कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखें, ठीक। उसके बाद है अगला एगिल मार्मेलोस, जिसको आप बेल के नाम से जानते हैं, बेल, ठीक है? बेल फल आता होता है ना, तो इससे फल प्राप्त किया जाता है। और जो कच्चे फल होते हैं उसको हम डायरिया जो डिज़ीज़ हो जाता है ना, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट में उसका किया जाता है, इसका इस्तेमाल जो है कच्चे फलों का इस्तेमाल याद रखिए। तो यानी दवाई में भी इस्तेमाल किया जाता है, एगिल मार्मेलोस यानी बेल का कह सकते हैं, ठीक? और पत्तियों का इस्तेमाल तो आप जानते ही हैं कि पूजा वगैरह में किया जाता है, याद रखिए, ठीक है? अगला देखिए अ, ग्लाइकोमिस पेंटाफिला या पेंटाफाइला को नींबू कहते हैं आप लोग। नींबू तो आप ज़रूर खाते हैं, दाल अगर खाते हैं तो नींबू ज़रूर डालते हैं उसमें, या कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो नींबू ज़रूर निचोड़ते हैं। तो नींबू जो है वो उसका इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइकोमिस पेंटाफाइला, ठीक है? इसको हम ये फ्रूट का इस्तेमाल जो है हम फ्लेवर के रूप में यानी स्वाद के रूप में भी करते हैं। फिर एक और प्लांट है लुबुंगा स्कांडेंस, ठीक है? लुबुंगा स्कांडेंस, इसको लॉन्ग फूल के नाम से भी जाना जाता है और ये एक सजावटी पौधा है, जिस और इससे एक ऑयल एसेंशियल ऑयल और परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं, याद रखिए, ठीक? इससे ऑयल भी बनाया जाता है और परफ्यूम्स भी बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की भी बात कर ली, रूटेसी फैमिली की। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? फैमिली रूटेसी में हम लोगों ने सिट्रस जो है सिट्रस जो है सिट्रस को डिटेल में डिस्क्रिप्ट किया है, जिसके हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर दोनों को हमने समझा, ठीक है? इसी तरीके से फैमिली में आप सारी चीज़ें मेंशन करके लिखेंगे, ठीक है? थैंक यू।